नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम जनमत में करने वाले हैं वो इस मायने में बहुत विशेष हो जाती है कि जब हम लोकतंत्र के मंदिर की बात करते हैं, उसकी मर्यादा की बात करते हैं, तो उस मर्यादा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से मॉनसून सत्र के दौरान हमने विपक्ष का व्यवहार देखा, क्या वो वाकई लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करता हुआ नजर नहीं आया है? यह सवाल इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि आज मॉनसून सत्र खत्म हो गया। मॉनसून सत्र 2026 20 जुलाई से 13 अगस्त तक जैसे चलना था, आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया सदन को, यानी मॉनसून सत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब इंतजार शीतकालीन सत्र का है। मॉनसून सत्र यानी भारतीय संसदीय इतिहास में एक बेहद चिंताजनक और निराशाजनक अध्याय के रूप में ये पूरा का पूरा जो दिन था, ये सत्र था, वो दर्ज हुआ है, जहां पर 19 प्रस्तावित बैठकों के बावजूद विपक्ष के अनवरत हंगामे, अड़ियल रवैये और बहिष्कार की राजनीति के कारण देश की सर्वोच्च पंचायत की गरिमा को भारी नुकसान पहुंचा। पीआरसी लेजिस्लेटिव रिसर्च आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पूरे सत्र के दौरान यह पाया गया कि लोकसभा की कार्य उत्पादकता गिरकर मात्र 19% रह गई और इसका जिक्र संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। इसी के साथ साथ अगर उच्च सदन की यानी राज्यसभा की उत्पादकता की बात की जाए तो वो भी महज 39% पर ही सिमट कर रह गया, जो कि बीते 10 वर्षों में किसी भी मॉनसून सत्र के सबसे निचले स्तरों में से एक रहा है। यदि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तुलना की जाए तो वर्ष 2010 में संसद की उत्पादकता 6% के अपने सबसे निचले स्तर पर थी, जबकि 2021 में ये 21% और 2025 में 29% दर्ज की गई थी। ऐसे में 2026 की 19% उत्पादकता ये स्पष्ट रूप से साबित करती है कि विपक्ष जिम्मेदार भूमिका निभाने, संसदीय गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार स्वस्थ विमर्श, विचारों का आदान प्रदान और सरकार की जवाबदेही तय करना होता है। लेकिन विपक्ष ने नीतियों पर तर्कपूर्ण बहस करने के बजाय और पटल पर सरकार को घेरने के बजाय वेल में आकर तख्तियां लहराने, नारेबाजी करने और सदन की कार्रवाई को जानबूझकर ठप्प करने का आसान और गैर जिम्मेदाराना रास्ता चुना। विपक्ष के इस हंगामे का नतीजा देखिए। विपक्ष के इस हंगामे और प्रेरित रवैये की सबसे भारी कीमत संसद के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक स्तंभों यानी प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर और शून्यकाल यानी 0 आवर को चुकानी पड़ी है। सांसदों द्वारा जनहित के तीखे सवाल पूछने और मंत्रियों की जवाबदेही तय करने वाले प्रश्नकाल को लगभग पूरे सत्र के दौरान चलने ही नहीं दिया गया। हर रोज हमने वो तस्वीरें देखी कि इधर सत्र की शुरुआत होती नहीं थी, प्रश्नकाल शुरू नहीं होता था कि विपक्ष हंगामे पर उतारू हो जाता था और आखिरकार सदन को स्थगित करना पड़ता था। देश भर के आम नागरिकों की तात्कालीन समस्याओं को पटल पर रखने वाला शून्यकाल शोर शराबे और बार बार के स्थगन की भेंट चढ़कर पूरी तरह निष्प्रभावी हो गया। संसद का मुख्य दायित्व देश के लिए कानून बनाना है। इस सत्र में कुल 12 विधेयक पारित हुए, लेकिन इसका सबसे दुखद और चिंताजनक पहलू यह रहा कि इनमें से 11 विधेयक लोकसभा में बिना किसी विस्तृत चर्चा के केवल हंगामे के बीच ध्वनिमत यानी वॉइस नोट के साथ पास कराने पड़े और केवल एक विधेयक पर ही सीमित बहस हो सकी। यद्यपि विपक्ष का यह घिसा पीटा आरोप रहा कि सरकार पर्याप्त चर्चा नहीं करा रही थी, लेकिन संसदीय वास्तविकता यह है कि जब विपक्ष खुद चर्चा के लिए अपने संवैधानिक अधिकार से पीछे हटकर केवल गतिरोध पैदा करने की जिद पर अड़ा रहे, तो सरकार के पास देश के जरूरी विधायी कामकाज को पूरा कराने के लिए बिल पास कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता। यानी
विपक्ष ने खुद बहस के अपने अधिकार का त्याग कर दिया। इसके अलावा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सत्र के समापन पर विपक्ष के इस नकारात्मक रवैये को कटघरे में खड़ा करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार नियमावली के तहत हर राष्ट्रीय और ज्वलंत मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तत्पर और तैयार थी। लेकिन विपक्ष का तो मुख्य एजेंडा चर्चा करना था ही नहीं, बल्कि केवल राजनीतिक ड्रामा और गतिरोध पैदा करना था। उन्होंने ये भी उजागर किया कि विपक्ष के इस लगातार व्यवधान के कारण विभिन्न राज्यों और दूर दराज के क्षेत्रों से चुनकर आए कई नए और युवा सांसद अपने अपने इलाकों की महत्वपूर्ण समस्याएं पटल पर रख ही नहीं सके। यानी सीधे सीधे अगर देखें तो विपक्ष का ये रवैया उन सांसदों के लिए जो नवनिर्वाचित थे, जो पहली बार सदन के अंदर आए थे, उनके लिए बहुत पक्षपातपूर्ण रहा, जिससे उनके संसदीय अधिकारों का भी, जो नए सांसद आए हुए थे, उनके संसदीय अधिकारों का भी हनन हुआ है। संसद न चलने का ये राजनीतिक ठहराव केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसका आर्थिक पहलू भी अत्यंत भयावह है। यद्यपि संसद चलाने की कोई, जिस तरीके से कहा जाता है कि प्रति मिनट लागत सरकारी रूप से तो नहीं जारी की गई है, लेकिन ये सार्वजनिक जो आकलन आते हैं, जो आकलन के आधार पर जो आंकड़े हमारे बीच आते हैं, वो ये बताता है कि संसद की कार्रवाई में प्रति मिनट 2.5 लाख, 1 घंटे पर 1.5 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ और 6 घंटे की कार्रवाई अगर लगातार चले तो 9 से 10 करोड़ रुपए स्वाहा हो जाते हैं, लगते हैं। और स्वाहा इसलिए होते हैं क्योंकि ये जनता की गाढ़ी कमाई है, जिसकी वजह जो विपक्ष लगातार हंगामा करता है, जनता की गाढ़ी कमाई स्वाहा हो जाती है। इस गणित के आधार पर यदि 19 दिनों के सत्र में लोकसभा केवल 19% समय ही काम कर पाई और 81% हंगामे में समय चला गया, तो आप खुद सोचिए कि देश के आम करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए बिना किसी ठोस विधायी परिणाम के विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे में स्वाहा हो गए। संसदीय विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी सत्र की उत्पादकता 20% से नीचे गिर जाती है, तो संसद अपने 3 प्राथमिक संवैधानिक कर्तव्यों यानी कानून बनाना, कार्यपालिका यानी सरकार की जवाबदेही तय करना और जनता के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करना, इन तीनों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है, जो कि लोकतंत्र की मूल आत्मा पर सीधा प्रहार है। मॉनसून सत्र 2026 देश के जागरूक नागरिकों के सामने ये गंभीर और बड़ा सवाल छोड़ गया है कि क्या संसद में जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का सबसे असरदार तरीका सदन के भीतर बैठकर तर्कपूर्ण बहस करना है, या फिर केवल हंगामा, नारेबाजी और बहिष्कार करके जनता के पैसों की बर्बादी करना है। क्या राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को बंधक बनाने की इस रणनीति पर विराम नहीं लगना चाहिए? और क्या सभी राजनीतिक दलों को, विशेषकर विपक्ष को, संसदीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की अपनी साझा संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? यह आकलन का विषय है और विपक्ष को इस पर आकलन जरूर करना चाहिए। तो मॉनसून सत्र पर तो पानी की बौछारें, या यूं कहें कि विपक्ष के हंगामे की बौछारें पड़ चुकी हैं। मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और ये अपील की गई है, ये अनुरोध किया गया है सरकार की तरफ से कि अब जब शीतकालीन सत्र सामने आएगा तो विपक्ष जरूर इस पर आकलन करेगा कि उसे सार्थक चर्चा, सार्थक तस्वीर चाहिए, या फिर एक बार फिर से अपनी राजनीतिक एजेंडे के लिए लोकतंत्र की संसदीय गरिमा को तार-तार करने का रास्ता ये विपक्ष को ही तय करना होगा, चुनना होगा। जनमत पे अब आगे बढ़ते हैं और बात उन छात्रों की गूंज की भी कर लेते हैं जिनकी गूंज
ना तो राहुल गांधी को सुनाई दे रही है और ना ही संपूर्ण विपक्ष को। झारखंड की राजधानी रांची के मार्ग पर 10 अगस्त 2026 को हुआ पुलिस का अनियंत्रित और दमनकारी व्यवहार और उसके पश्चात 600 से अधिक निर्दोष अभ्यर्थियों पर पंजीकृत किया गया एफआईआर केवल एक साधारण प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की घबराहट और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दोहरे चरित्र का सबसे बड़ा ज्वलंत प्रमाण बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में हुए छल, प्रपंच और संस्थागत भ्रष्टाचार और प्रश्न पत्र प्रकटन यानी पेपर लीक के विरुद्ध बीते 20 दिनों से अत्यंत शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों ने जब 10 अगस्त को अपनी निरंतर उपेक्षा से परेशान होकर, व्यथित होकर झारखंड विधानसभा के घेराव का निसंकोच प्रयास किया, तो हेमंत सोरेन की पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां भांजी। लोकतांत्रिक मूल्यों को किस तरह से यहां पर अपमानित किया गया, उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। स्पष्ट रूप से ये देखा गया और देखा भी जा सकता है कि किस प्रकार अपने मौलिक अधिकारों और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया की न्याय संगत मांग कर रहे निहत्थे अभ्यर्थियों को पुलिस दौड़ा दौड़ाकर निर्दयतापूर्वक पीट रही थी। किंतु इस अमानवीय क्रूरता के उपरांत भी जब राज्य के स्वाभिमानी युवाओं का मनोबल नहीं टूटा, तो हेमंत सोरेन सरकार ने अपने दमनकारी तंत्र का प्रयोग करते हुए लगभग 600 प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर अत्यंत गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर दिया। ये वही हेमंत सोरेन सरकार है जो चुनाव से पूर्व राज्य के युवाओं को लाखों जीविका यानी कि नौकरियों और बेरोजगारी भत्ते का प्रलोभन देकर सत्ता के शीर्ष पर आसीन हुई थी। लेकिन अब जब राज्य का युवा अपने परिश्रम और योग्यता के आधार पर अपनी मांग सामने रख रहा है, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मांग उठा रहा है, तो उस आजीविका के स्थान पर लाठियां, अपमान और पुलिस मुकदमों का उपहार उसे दिया जा रहा है। इस संपूर्ण घटनाक्रम ने राहुल गांधी की उस संपूर्ण राजनीति को भी पूर्णतः अनावृत और बेनकाब कर दिया है, जो दिल्ली में बैठकर मोहब्बत की दुकान तो चलाने का ढोंग करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मोहब्बत की इस दुकान में छात्रों के लिए सेलेक्टिव रूप से किस तरह से नफरत भरी है, राजनीतिक नफरत, वो इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि छात्रों की गूंज राहुल को सुनाई नहीं देती है। जब दिल्ली या किसी अन्य गैर कांग्रेस शासित राज्यों में विद्यार्थियों का कोई छोटा सा भी विषय होता है, तो राहुल गांधी तत्काल मीडिया के कैमरों के सामने आ जाते हैं, लोकतंत्र, संविधान, युवा अधिकारों की दुहाई देने लगते हैं। लेकिन जब उन्हीं की सहयोगी दल वाली झारखंड सरकार में युवाओं का खून बहता है, रक्त बहता है और 600 निर्दोष विद्यार्थियों पर फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, तब राहुल गांधी का ये मोहब्बत की दुकान है, वो पूरी तरह से बंद हो जाती है और उनका सारा संविधान प्रेम वहीं का वहीं रह जाता है। दिल्ली में न्याय का छलावा और रांची के पीड़ित विद्यार्थियों की चीखों पर यह गहन मौन राहुल गांधी के उस अवसरवादी चरित्र को उजागर करता है, जहां उनके लिए युवाओं की पीड़ा केवल एक राजनीतिक अस्त्र और वोट बैंक का जरिया बन चुकी है, जिसे वो अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार चुनते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इस अत्यंत संवेदनशील विषय पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने सीधा प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड में जिस प्रकार से निर्दोष युवाओं पर लाठियां बरसाई गई, वो हेमंत सोरेन सरकार के निरंकुश शासन और असहिष्णुता को दर्शाता है। उन्होंने आगे अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की ये राजनीतिक जोड़ी मिलकर झारखंड के होनहार युवाओं के भविष्य का हनन कर रही है, जिसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी मार्ग से लेकर संसद तक पूर्ण शक्ति से संघर्ष करेगी। और इसी क्रम में भाजपा सांसद आदित्य साहू ने भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य के युवाओं को न्याय संगत अवसर देने में पूर्णतः निष्फल सिद्ध हुई है और जो युवा परीक्षाओं में पारदर्शिता की न्यायोचित मांग करते हैं, उन्हें जेल में भेजने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जबकि दिल्ली में उपदेश देने वाले राहुल गांधी इस जघन्य अत्याचार पर पूर्णतः मौन धारण किए हुए हैं। दूसरी ओर शासन प्रशासन के इस भयानक दमन चक्र और प्रशासनिक उत्पीड़न के भय के बावजूद इन छात्रों का साहस, इन छात्रों की हिम्मत तनिक भी कम नहीं हुई है। रत्ती मात्र भी इनका जो प्रण है वो डिगा नहीं है। इनके हौसले अब भी बुलंद हैं। आंदोलनकारी विद्यार्थी
राधी कुमार ने तो ये स्पष्ट किया और निर्भीक शब्दों में, वहां पे बहुत सारे छात्र हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनमें से एक छात्र ने ये कहा कि वो बीते 20 दिनों से अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर दृढ़ है, अटल है और जब तक जेपीएससी और जेएसएससी धांधली की निष्पक्ष जांच होकर दोषी अधिकारियों पर कठोरतम कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये आंदोलन किसी भी परिस्थिति में न रुकने वाला है और न ये छात्र थकने वाले हैं। देखो, राहुल गांधी, हम कह सकते हैं कि जब लहू बहा झारखंड में, उस लहू को देखने भी नहीं गए। और आज हद हो गई। जो प्रोटेस्ट मार्च रांची में हुआ, लगभग 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। आप देखे होंगे कि 10 तारीख को हम लोग जो विधानसभा घेराव किए थे, वहां तो क्या बर्बरता हुआ। अभी हम लोग साथ ही सब निर्णय ले लिए हैं, हम सभी छात्र और 24 जिला के छात्र, हमारे युवाओं सब निर्णय कर लिए हैं कि हम लोग अब यहाँ से जब नहीं हुआ विधानसभा से, तब हम लोग चाह रहे हैं कि अब सीएम आवास घेराव करें। और जब तक हमारी मांग पूरा ना हो, तब तक वहाँ से हम लोग हटे नहीं। जो हमारी मांग है, रद्द, रिफॉर्म, सीबीआई जांच, ये तीनों उनको मानना पड़ेगा। तो छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और शिष्टता के साथ डटे हुए हैं। किसी भी तरीके की अराजकता नहीं है, कोई हुड़दंग नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं है, किसी के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है। सिर्फ अटल विश्वास और अटल जो प्रण है, वो संकल्प जो है, उस पर ये छात्र टिके हुए हैं। सरकार ने यहां तक किया कि इनका जोश कम करने के लिए बिजली काट दी गई, अंधेरा कर दिया गया। लाठीचार्ज तो पहले ही हम देख चुके थे, लेकिन बावजूद इसके ये छात्र डर नहीं रहे हैं, निर्भीकता के साथ न्यायोचित मांग कर रहे हैं। विधानसभा घेराव के उपरांत आक्रोशित विद्यार्थियों की ओर से सीधे मुख्यमंत्री आवास के घेराव की अंतिम चेतावनी दी गई, जिसने हेमंत सोरेन सरकार की नींद उड़ा दी। दिल्ली बनाम रांची की इस तुलनात्मक राजनीति ने देश के समक्ष एक गंभीर यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या राहुल गांधी के लिए युवाओं की पीड़ा मात्र वोट बैंक का साधन है, और क्या हेमंत सोरेन सरकार लाठियों और एफआईआर के बल पर विद्यार्थियों की इस न्याय संगत जन आंदोलन को दबा पाएंगी? इस प्रश्न का उत्तर अब झारखंड की जागरूक जनता और संपूर्ण देश का युवा अपने विवेक से निश्चित कर रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड के छात्रों की तो हम आवाज बन रहे हैं और इसी के साथ साथ एक और आवाज है जो गूंज रही है, लेकिन वो देश की सीमा के भीतर नहीं, सीमा के बाहर है, लेकिन हमारा ही हिस्सा है। वो हमारा हिस्सा है और हम बात कर रहे हैं पीओजेके की, यानी हमारे हिस्से की। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और वहां पर सड़कों पर आज गूंज रही है आजादी, आत्मसम्मान और बुनियादी नागरिक अधिकारों की आवाज। वास्तव में पाकिस्तान के दशकों लंबे छल, व्यवस्थित आर्थिक शोषण और बर्बर सैन्य अत्याचारों के खिलाफ एक ऐतिहासिक शंखनाद बज चुका है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC, जो कि व्यापारियों, वकीलों, शिक्षकों, छात्र संगठनों और आम नागरिकों का एक गैर राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक नागरिक मोर्चा है। JAAC की तरफ से 13 अगस्त 1948 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का हवाला देकर नया घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जिससे अब पाकिस्तान को पीओजेके से अपनी फौज हटानी पड़ेगी। यह ऐलान वास्तव में इस्लामाबाद के उस दशकों पुराने झूठ और औपनिवेशिक कब्जे पर सबसे करारा प्रहार है। यदि इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा संचालित ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत सशस्त्र, कबीलियाई और नियमित सेना के बर्बर आक्रमण के जवाब में 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विधिवत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे कानूनी, संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का एक संप्रभु एवं अविभाज्य अंग बन गया।
जब भारत इस अवैध सैन्य अतिक्रमण की शिकायत लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचा तो 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र आयोग ने एक ऐतिहासिक 3 स्तरीय चरणबद्ध प्रस्ताव पारित किया, जिसकी सबसे अनिवार्य और प्राथमिक शर्त ये थी कि पाकिस्तान अपनी पूरी फौज, पैरामिलिट्री बलों और 1947 के बाद अवैध रूप से घुसाए गए सभी बाहरी नागरिकों को पीओजेके और गिलगिट बल्तिस्तान से पूरी तरह वापस बुलाएगा। हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान ने पिछले 8 दशकों में इस अंतर्राष्ट्रीय शर्त का कभी पालन नहीं किया और फौज हटाने के स्थान पर पूरे क्षेत्र को एक फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बाहरी आबादी को लाकर यहां बसाया गया ताकि वहां की स्थानीय जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को बदला जा सके। इस प्रकार 13 अगस्त 1948 के यूएन प्रस्ताव की धज्जियां उड़ाने वाला पहला और मुख्य दोषी खुद पाकिस्तान ही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आजाद कश्मीर का ढोंग रचने वाले पाकिस्तान ने प्रशासनिक और संवैधानिक धरातल पर इस क्षेत्र को पूरी तरह गुलाम बना रखा है। 28 अप्रैल 1949 के कराची समझौते के जरिए बिना किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि की सहमति के गिलगिट बल्तिस्तान का नियंत्रण सीधे इस्लामाबाद के अधीन कर लिया गया। तो वहीं एक्ट 1974 का शिकंजा कसकर स्थानीय विधानसभा के सारे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए और संपूर्ण सत्ता इस्लामाबाद स्थित कश्मीर काउंसिल में केंद्रित कर दी गई, जिसका अध्यक्ष स्वयं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। इस संवैधानिक छल के साथ साथ पाकिस्तान ने पीओजेके के प्राकृतिक संसाधनों की निर्मम आर्थिक लूट मचाई। नीलम, झेलम और मंगला डैम जैसे विशाल हाइड्रो प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली पनबिजली की वास्तविक उत्पादकता लागत मात्र 2.5 से 3 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट आने के बावजूद लोकल निवासियों पर 30 से 50 प्रति यूनिट का भारी भरकम बोझ थोपा गया और स्थानीय नदियों के इस्तेमाल की रॉयल्टी तक भी नहीं दी गई। जब गिरती अर्थव्यवस्था के कारण पाकिस्तान सरकार ने गेहूं और आटे पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी और भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए, तब आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, ददियाल और कोटली की सड़कों पर अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ पड़ा। अपने ही हक, सस्ती बिजली और भोजन की मांग कर रहे निहत्थे नागरिकों के साथ लोकतांत्रिक संवाद स्थापित करने के बजाय पाकिस्तानी हुकूमत ने बर्बर दमन चक्र चलाया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चलाई। शौकत नवाज मीर जैसे प्रमुख नागरिक नेताओं की गिरफ्तारी की गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जबरन गायब कर दिया गया। जेएसी पर एंटी टेररिज्म एक्ट लगाने की धमकियां दी गई और जुल्म की दास्तान दुनिया से छिपाने के लिए इंटरनेट और संचार सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 13 अगस्त के ऐतिहासिक संदर्भ से उपजी ये जन क्रांति ये साफ प्रमाणित करती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का अवैध और अनैतिक कब्जा अब ढहने की कगार पर है। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर पाकिस्तान ने अपना बचा कुचा नैतिक और प्रशासनिक आधार भी खो दिया है, जो भारत की संसद द्वारा 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से पारित उस ऐतिहासिक संप्रभु संकल्प पर पुनः मुहर लगाता है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान भारत का संप्रभु और अविभाज्य अंग है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले इन सभी भारतीय क्षेत्रों को खाली करना ही होगा। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले लालकोट आतंकी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने रखी है। संयुक्त राष्ट्र की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की ताजा रिपोर्ट में यह आधिकारिक तौर पर साफ हो गया है कि 10 नवंबर 2025 को हुआ वो खौफनाक कार बम धमाका किसी स्थानीय गिरोह का काम नहीं, बल्कि खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS की एक सोची समझी साजिश थी। आपको याद होगा कि 10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 पर लालकोट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास अचानक एक तेज धमाका हुआ था। उस कार बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 11 मासूम लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
इस घटना के बाद भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दिन रात एक करके जांच शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। मई 2026 में एनआईए ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में करीब 7,500 पन्नों का एक बेहद मजबूत आरोप पत्र भी दाखिल किया। इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी समेत 10 लोगों को नामजद किया गया था। एनआईए ने तब दावा किया था कि इन सभी के तार अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े हुए हैं, जो अलकायदा की ही एक खूंखार शाखा है। अब यूएन की इस वैश्विक रिपोर्ट ने एनआईए की जांच पर पक्की मुहर लगा दी है। यूएन की रिपोर्ट सिर्फ लालकोट हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया में अलकायदा के खतरनाक मंसूबों को भी बेनकाब करती है। रिपोर्ट के अनुसार अलकायदा अब अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। बड़े और केंद्रीय आतंकी समूहों के बजाय अब ये संगठन छोटे और अलग थलग विकेंद्रित जो सेल्स होती हैं, जो स्प्लिंटर्स होते हैं, उनके जरिए काम करा रहा है। आतंकियों की ये नई रणनीति सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि छोटे टुकड़ों में बटे होने के कारण इन आतंकियों को ट्रैक करना और उनके मंसूबों को वक्त रहते नाकाम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही संगठन ने अपने अभियानों के लिए मजबूत फंडिंग और लॉजिस्टिक नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। रिपोर्ट में इस बात को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है कि AQIS का जाल अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, ये संगठन पूरे दक्षिण एशिया में अपने पैर पसार रहा है। यूएन के अनुसार अलकायदा अपने नए स्प्लिंटर सेल बनाने के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश की जमीन का भी इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में सक्रिय इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान की रीढ़ भी AQIS ही बना हुआ है। यानी पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक अलकायदा एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। लालकोट धमाके के तार अलकायदा से जुड़ने के बाद अब यह साफ हो गया है कि आतंकवाद का एक नया विकेंद्रीकृत ढांचा आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। प्रयागराज में अमर बलिदानी ठाकुर रोशन सिंह को सम्मान दिलाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। महुआ डाबर संग्रहालय के धरने के 9वें दिन SRN अस्पताल के डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन ने धरना स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान युवा डॉक्टरों को ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान और ऐतिहासिक मलाका जेल की जानकारी भी दी गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग दोहराई कि जिस परिसर में कभी मलाका जेल थी और जहां आज SRN अस्पताल है, उसका नाम बलिदानी ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर रखा जाए। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और आंदोलन को लगातार समर्थन मिलता रहा। अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह जी को गौरवशाली सम्मान दिलाने के लिए हम लोग बीते 5 अगस्त से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आज 9वां दिन है और आज सुबह जो है यहाँ पर जो मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज है, इस सड़क के उस तरफ बड़ा कैंपस है उसका, और उसी का ये मंडलीय चिकित्सालय है स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल। यहाँ पर पूरे जो है शिक्षक, चिकित्सक और डॉक्टरों की पूरी टीम सवेरे ही आकर राष्ट्रीय झंडे के साथ यहाँ अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किया है और उन्हें सलामी दी है। और हम लोगों का अनशन लगातार जो धरना है ये चल रहा है। इधर अयोध्या के कुमारगंज थाना पुलिस, SOG और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 3 लूट आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित कुमार पांडे, अरविंद कुमार पांडे और आलोक यादव के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार गिरोह सफेद अपाचे बाइक से लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था और लोगों में दहशत फैलाने के लिए असली तमंचे के साथ नकली पिस्टल का भी इस्तेमाल करता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अपाचे बाइक, 4 मोबाइल फोन, सोने के कान का बाला, 11,170 रुपए नगद, 315 बोर का तमंचा, कारतूस और नकली पिस्टल भी बरामद की है। कार्रवाई CCTV, यक्ष ऐप और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर की गई थी। कुमारगंज की टीम और जनपद अयोध्या की SOG टीम द्वारा एक अंतर जनपदीय लूट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इनके द्वारा थाना कुमारगंज में 2 घटनाएं तथा
अमेठी में एक घटना कारित की गई थी, जो कि दिनांक 8 तारीख और 9 तारीख को कारित की गई थी। इसमें हमारी टीम ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगवाए गए कैमरों और सर्विलांस के माध्यम से इस गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की तथा इनके पास से इन तीनों घटनाओं में जो भी लूटा हुआ सामान था पूरा 100% बरामदगी की है। इनके पास से वो सारी जो लूटी हुई सामग्री है वो बरामद की गई है तथा इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फ़ोन और कान का जो एक जगह छीना था वो ईयररिंग, लूटे गए 11,700 रुपये, आधार कार्ड, एक इधर असम के लिकाबली में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर आर्थिक नाकेबंदी के दौरान तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। ताकाम, बिसिंग, पोरिन, केबांग और अन्य संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राज्यीय संपर्क मार्गों पर नाकाबंदी की, जिसके दौरान स्थानीय लोगों के साथ विवाद बढ़ गया और पथराव की घटनाएं हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने हवाई फायरिंग की। यह विरोध धेमाजी जिले के बत्ती मिंगमंग गांव में 11 युवकों को गोली लगने की घटना के बाद शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर असम सरकार ने टीएमपी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा और मंत्री डॉक्टर रानोज पेंगू ने बताया कि असम पुलिस ने घटना में मामला दर्ज कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश पुलिस से आरोपियों को सौंपने का अनुरोध भी किया गया है। सरकार ने प्रभावित ग्रामीणों को न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों राज्यों की क्षेत्रीय समितियों के बीच जल्द वार्ता शुरू करने की बात कही है। मंत्रियों ने टीएमपीके से आर्थिक नाकेबंदी समाप्त करने और दोनों राज्यों के बीच शांति, सामान्य आवागमन और आर्थिक गतिविधियां बनाए रखने की भी अपील की है। দুটা পৃথক বিষয় পৃথকভাৱে চাব লাগিব। এটা হ'ল অৰুণাচলৰ লগত অসমৰ সীমা সমস্যা। ইয়াৰ কাৰণে নামচাই ডিক্লেৰেশ্যনৰ আধাৰত আলোচনা চলি আছে। इधर महाराष्ट्र के पवित्र शहर नांदेड़ से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ स्थित ऐतिहासिक तख्त श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा परिसर में जानलेवा हमला हुआ। इस हमले के तुरंत बाद सुखबीर सिंह बादल को आनन फानन में पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस हाई प्रोफाइल घटना के बाद नांदेड़ समेत पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जानकारी के अनुसार सुखबीर सिंह बादल नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब में माथा टेकने और दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान गुरुद्वारा परिसर के भीतर एक व्यक्ति ने अचानक उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हमलावर को मौके से ही धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी 62 वर्षीय जसपाल सिंह बताया जा रहा है, जो पेशे से वकील है और पुणे का रहने वाला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी जसपाल सिंह पिछले 2 सालों से नांदेड़ के मुगट गुरुद्वारा में सेवादार के रूप में रह रहा था। पुलिस फिलहाल उससे गहन पूछताछ कर रही है कि उसने आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया और इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। नांदेड़ में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम पर हुए हमले को महाराष्ट्र सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हरकत में आए। शिंदे ने सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बातचीत की। उन्होंने सुखबीर सिंह बादल के स्वास्थ्य का हाल जाना और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। एकनाथ शिंदे ने हरसिमरत कौर बादल को भरोसा दिलाया कि इस नापाक हरकत को अंजाम देने वाले दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। डिप्टी सीएम ने सीधे नांदेड़ की पुलिस अधीक्षक एसपी से संपर्क कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। शिंदे ने पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की जांच करने और मामले के हर पहलू की गहराई से पड़ताल करने के भी कड़े निर्देश दिए हैं। ऑनरेबल डिप्टी सीएम नांदेड़ के टूर पे थे। उसमें माता साहेब मुगट का जो गुरुद्वारा है वहाँ से वो आते समय उनके ऊपर अटेम्प्ट किया उनको अटैक करने का। उसमें उनको माइनर इंजरी हुई है। जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का जो पीएसआई है उनको भी इंजरी हुई है। तो अभी दोनों की जो तबीयत है वो स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है एंड पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया है। तो आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। कहाँ लगा है? पुलिस अफसर को कहाँ लगा है और बादल जी को कहाँ लगा है? दोनों को भी हाथ पे लगा है। उनको राइट फोर आर्म पे एक आई थिंक 4-5 सेंटीमीटर का कुछ वाउंड है। तो उनका
अभी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। सर हमला कहाँ हुआ? डिटेल्स तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, वो चालू है। हमला हुआ कहाँ सर? घटनास्थल वो माता साहेब गुरुद्वारा मुगट में हुआ है। मुख्यमंत्री ने आपको वो नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, बट उनका ब्रीफिंग एसपी साहब ने भी उनको पूरा ब्रीफिंग किया है। उस टोटल जो यहाँ पे वारदात हुई है उसका टोटल जो इंफॉर्मेशन है या रिपोर्ट है उनको भेजा है। उनकी फैमिली मेंबर्स है। तो कितने दिन का दौरा था बादल जी का नांदेड़ का? उनका कल शायद वो आए थे एंड आज उनका 2 दिन का दौरा था। इधर मुजफ्फरनगर में रंग दे बसंती अभियान के तहत जेंजी युवाओं ने एक अनोखी पहल करते हुए कॉमिक्स का विमोचन किया। इस कॉमिक्स के जरिए उन्होंने मुजफ्फरनगर के अतीत और वर्तमान के बीच आए बदलाव को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। कहानी एक ऐसे युवक पर आधारित है जो दंगों के बाद पलायन कर गया था और करीब 9 साल बाद अपने शहर लौटता है। वापस आने पर वो मुजफ्फरनगर को पहले से काफी बदला हुआ पाता है। कॉमिक्स में उसकी पुरानी यादों और वर्तमान हालात के अंतर को चित्रों और संवादों के माध्यम से दर्शाया गया है। युवाओं का ये रचनात्मक प्रयास सामाजिक बदलाव, नई सोच और शहर के सकारात्मक परिवर्तन को उजागर करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। और चलिए इसी के साथ जनमत के सफर में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।